उग्गू दुग्गू बम्मे पोर 80 90 पूरा 100 ये बाय करते हैं। ये है वो तरीका जिसके थ्रू हम या बाय करते हैं या हम सेल करते हैं। मार्केट ऊपर जा रही है तो बाय कर लो, मार्केट नीचे गिरी है तो सेल कर लो। इसको हम इन्वेस्टमेंट नहीं कहते, इसको हम तुक्का भी नहीं कहते, इसको हम गैम्बलिंग कहते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है कि वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप कोई बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाई जाती। इससे तो बेहतर है आप घोड़ों पे जाके इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें। घोड़ों की रेस में आप देखें कि ये 7 नंबर वाला जीतेगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट में स्टॉक मार्केट पे कोई भी कंपनी की प्राइस ऊपर क्यों जाती है और नीचे क्यों जाती है, और आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए वो क्या चीज़ें देखनी चाहिए जिसकी वजह से आप प्रॉफिटेबल होंगे। सो लेट्स सरमाया एक्सप्लेन। अभी क्वाइट रिसेंटली मैं मंसूर अली खान के पॉडकास्ट में गया और मैंने सिर्फ ये बताया कि यार नॉलेज इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये सही नॉलेज मिल जाए ना तो आप बहुत पैसे बना सकते हैं। और उसके कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि मैंने पेल में इन्वेस्ट किया तो मेरा ये हाल हो गया, मैंने PIA में किया तो ये हो गया, मैंने WTL नहीं लिया तो उसका नहीं मेरे प्रॉफिट हुआ। तो आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा ही उन्हीं कंपनी को डिस्कस कर लेता हूँ कि क्यों उन कंपनीज़ में जिस पे इन्होंने इन्वेस्ट किया उनमें उनको पैसे नहीं बने, और क्यों मैं कहता हूं कि अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो आपको स्टॉक मार्केट पे बेहतरीन रिटर्न मिल सकता है। तो सबसे पहले एग्जांपल मैं दूंगा PIA। पिछले कई दहाइयों से PIA ने मुल्क को बहुत लॉस दिया है, मुल्क का खजाना तक चूस गई है, लेकिन भाई का पैसा जो है ना वो करोड़पति नहीं बन सका इसमें इन्वेस्ट करके। मुझे हैरानगी होती है कि न्यूज़ के अंदर जब इतना क्लियरली बताया गया है कि PIA की कितनी माशी बुरी हालात है, फिर भी लोगों ने उस पर इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं कि उसमें उनका पैसा डबल हो जाएगा। आए मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ कि पिछले 20-22 साल में PIA का रेवेन्यू कितना था, उसका लॉस मेकिंग या प्रॉफिट कितना था, और कितना डिविडेंड उसने दिया, और क्यों उसकी शेयर की प्राइस ऊपर या नीचे जा रही है। अगर PIA का आप 2002 में देखें तो तकरीबन 43 बिलियन का रेवेन्यू था। और रेवेन्यू जैसे आप क्लियरली देख सकते हैं, ये नहीं कि रेवेन्यू में कोई मसला था, रेवेन्यू ईयर बाय ईयर इंक्रीज होकर तकरीबन 127 बिलियन पे 2011 में गया। तो कोविड के अंदर देखा कि थोड़ी डिप आई, लेकिन डिप के बाद अभी भी हम देखें तो PIA का रेवेन्यू तकरीबन 178 बिलियन के ऊपर है। लेकिन सिर्फ रेवेन्यू को नहीं देखना चाहिए कि रेवेन्यू आपका इंक्रीज हो रहा है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आपको इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी देखनी चाहिए। PIA ने 2002 में प्रॉफिट दिखाया, 2003 में भी प्रॉफिट दिखाया, 2004 में भी 2.3 बिलियन का प्रॉफिट दिखाया, लेकिन 2005 से कंटिन्यूसली PIA लॉस मेकिंग कर रही है, और इसका लॉस पिछले 17-18 साल में कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट नहीं हुआ। और क्योंकि ये प्रॉफिट कर नहीं रही थी, इसी वजह से PIA ने, अगर आपने इसका डिविडेंड देखो, 2004 में सिर्फ एक दफ़ा पिछले 22 साल के अंदर इसने ₹1 का डिविडेंड दिया है। पिछले तकरीबन 21 या 20 साल में एक दफ़ा भी PIA डिविडेंड नहीं दे सकी। और क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसने आज तक अपनी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई नहीं। और अगर मैं इसकी प्राइस को देखूं, जब ये प्रॉफिट कर रहा था 2002 में तो इसकी प्राइस थी तकरीबन ₹9। जब प्रॉफिटेबिलिटी 2003 में भी थी तो ये ₹24 तक गया। जब प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा रिड्यूस होना स्टार्ट हुई तो ये दोबारा ₹12 पे गया। और 2003 में, जैसे मैंने पहले बताया था, 2003-04 में पहली दफ़ा इन्होंने ₹1 का डिविडेंड दिया, लेकिन जब जब इन्होंने लॉस किए तब तब इनकी प्राइस नीचे गई। इसकी क्लियर पिक्चर के लिए अगर मैं सारा कुछ एक जगह पे कंबाइन करूं, आप देख सकते हैं जब वो प्रॉफिट कर रही थी तो स्टॉक की प्राइस ऊपर जा रही थी। जब इसने लॉस मेकिंग स्टार्ट कर दिया, तकरीबन ये ₹12 की प्राइस थी जो कि ₹15 पे गई। और जिस साल में इनका लॉस मेकिंग स्टार्ट हुआ तो 15 से पहले 7, 7 से फिर 6, 6 से फिर ₹2 तक भी गई। पिछले 20 साल से ये लॉस मेकिंग कर रही है और इसकी शेयर की प्राइस इसीलिए कभी ₹9-10 से ऊपर नहीं गई है। अभी क्वाइट रिसेंटली प्राइवेटाइजेशन की बात हुई है तो हमने एक सडनली जंप देखी है PIA की प्राइस में, और इन्होंने एक अलहदा होल्डिंग भी बना दी है। लेकिन इस पूरी की पूरी दास्तान को बताने का मकसद यही था कि जब एक कंपनी प्रॉफिट कर ही नहीं रही है तो कैसे आपका पैसा ज़्यादा कर सकती है वो। अगर मैं इसका ROI आपको बताऊं कि पिछले 22 साल के अंदर अगर आपने PIA का शेयर ₹7.5 का लिया होता तो अब प्राइवेटाइजेशन के बेनिफिट की वजह से जो शेयर की प्राइस हमने 2024 में रिकॉर्ड किया बिफोर कि ये एक अलहदा होल्डिंग कंपनी बन गई, तकरीबन ₹22 थी। और अगर हम इसका प्रॉफिटेबिलिटी देखें, इवन जितना इसने रिटर्न पिछले 20-22 साल में दिया है, कैगर के टर्म्स में 5.2% का रिटर्न है। कैगर का मतलब ये है कि ईयर बाय ईयर ये 5% का रिटर्न आपको सालाना देती रही है। तकरीबन ₹1,00,000 की इन्वेस्टमेंट अब आपकी ₹3 लाख हो गई है, जिसमें से ₹1 का डिविडेंड जिसने हमने पहले बताया था,
9,000 रुपये का आपको डिविडेंड भी मिला है, तो टोटल प्रॉफिट आपको लाख रुपए पे कितना होगा? 2,04,000 रुपया। क्योंकि PIA क्वाइट रिसेंटली प्राइवेटाइज हो रही है, तो एकदम हमने सडन उसकी प्राइस की एप्रिसिएशन देखी स्टॉक मार्केट के ऊपर, जिसकी वजह से जो लोग लॉन्ग टर्म इसमें इन्वेस्ट करके बैठे भी हुए थे, इवन उनको भी प्रॉफिट हुआ है। अब दूसरी कंपनी जो कि लोगों ने काफ़ी कमेंट सेक्शन में डिस्कस की थी, वो थी पेल। अब मैं आपको पेल का बताता हूँ कि उसकी रेवेन्यू की क्या हिस्ट्री थी, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या थी, उसने डिविडेंड कितना दिया, उसकी शेयर की प्राइस की क्या थी, और उसके ऊपर उसका ROI क्या बनता है। सो लेट्स सी पेल। सो पेल जैसे कि हम देख सकते हैं, तकरीबन 2,800 मिलियन PKR का इसका रेवेन्यू था 2002 में, और कॉन्टिन्यूसली पेल 2002 से लेकर 2010 तक हम देख सकते हैं एक ग्रोइंग ट्रेंड के ऊपर जा रही थी, जिसका सालाना उसका रेवेन्यू ईयर बाय ईयर ग्रो हो रहा था। और 2011 में पहली दफ़ा हमने देखा कि पेल के रेवेन्यू के अंदर डिप आई, ठीक है, और उसके बाद फिर हम कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं अपार्ट फ्रॉम 2019 पेल के रेवेन्यू में काफ़ी ग्रोथ नज़र आ रही है। लेकिन क्या ये रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट हो भी रहा है कि नहीं, तो उसके लिए हम जाके देखते हैं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिटेबिलिटी में अगर हम देखें कि 2002 के अंदर पेल ने 51 मिलियन यानी 51 मिलियन का प्रॉफिट किया 2002 में, फिर ये 100 मिलियन पे 2003 पे गया, फिर ये 250 मिलियन में 2004 में गया, फिर ये 322 मिलियन पे गया। सो आप देख सकते हैं ईयर बाय ईयर पेल के प्रॉफिट में अच्छा खासा रेवेन्यू में और प्रॉफिट में इंक्रीज नज़र आ रहा है। 2008 में हम देख सकते हैं कि पेल के प्रॉफिट में कमी आई, और 2011 में पहली दफ़ा इन्होंने 1,000 मिलियन का लॉस बुक किया, और फिर 2012 ऑनवर्ड इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ अपना सफ़र गामजन किया। और अगर हम क्वाइट रिसेंटली देखें तो कभी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी जाती है, फिर कभी बहुत नीचे जाती है। 2021 में देखें तकरीबन 1,500 मिलियन का प्रॉफिट, 2022 में 1,000 मिलियन का प्रॉफिट, 2023 में 1,325 मिलियन का प्रॉफिट। तो हम देख सकते हैं कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पिछले 3 से 5 साल में कभी नीचे जाती है, कभी ऊपर जाती है। अब ये जो प्रॉफिटेबिलिटी ये कर रहे थे, क्या ये लोग डिविडेंड या बोनसेस जो कि हम इन्वेस्टर को देते हैं, क्या ये लोग वो भी दे रहे थे? तो अगर मैं इसकी हिस्ट्री में जाऊं, जब ये कंपनी बहुत अच्छा रेवेन्यू और बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रही थी, तब इसने बोनसेस दिए। बोनसेस का मतलब ये है कि अगर आपके इसके 1,000 शेयर पड़े हुए हैं और इसने 25% का बोनस दिया है, तो आपको 1,000 शेयर की वजह से 250 शेयर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये कंपनी कॉन्टीन्यूसली 2002, 3, 4, 5, 6, 7 बोनसेस बहुत ज़्यादा इशू किए हैं। 25%, 25%, 30%, 25%, 25%, और फिर 2007, 8, 9, और हमने जिस तरह पहले देखा था 2011 में इन्होंने लॉस बुक किया, तो 2010, 11, 12 में कोई डिविडेंड बोनस नहीं दिया, 2013 में भी फिर 10% का बोनस दिया, और पिछले 4 या 5 साल में एक दफ़ा भी इस कंपनी ने डिविडेंड इशू नहीं किया। और अगर मैं इसकी शेयर की प्राइस को भी देखूं, तो शेयर की प्राइस जब प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर जा रही थी, तो शेयर की प्राइस जब 8 रुपये की थी तो 70 रुपये तक भी गई, और फिर जब प्रॉफिटेबिलिटी नीचे जा रही थी तो शेयर की प्राइस भी नीचे जाना स्टार्ट होगी। और इसमें कुछ इम्पैक्ट आपके बोनसेस का भी है। ये जो शेयर की प्राइस है इवन आफ्टर गिविंग बोनस भी ऊपर जा रही थी। दैट मीन्स कि अच्छा खासा प्रॉफिट जो इन्वेस्टर 2002 में इन्वेस्टेड थे उनको बोनस की सूरत में भी मिला। और अगर मैं इन सारी चीज़ों को कंबाइन करूं कि जब प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही थी तो शेयर की प्राइस भी इंक्रीज हो रही थी, ऑल ऑफ ए सडन जब प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस होना स्टार्ट हुई तो शेयर की प्राइस भी नीचे गई। और अगर मैं इसका लोएस्ट पीरियड देखूं तो वो 3 रुपये तक भी गया, और 3 रुपया तब गया जब ये 1 बिलियन का लॉस करके बैठी हुई थी, और 3 रुपया कब गया जब ये 1,000 मिलियन का भी लॉस कर रही थी। और इसी तरह जब वो फिर प्रॉफिट बनाने स्टार्ट कर दिया तो फिर हमने देखा कि शेयर की प्राइस इंक्रीज होना स्टार्ट हुई, और अभी क्वाइट रिसेंटली ये 70 रुपये से शेयर की प्राइस दोबारा 18-19 रुपये पर भी गई है। और अभी हम दोबारा फिर देख रहे हैं कि जब प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी इंक्रीज हो रही है तो शेयर की प्राइस अभी 22 रुपये पे क्लोज हुई है। अगर मैं इसका ROI देखूं तो ROI अगर आपने 2002 में 7.5 रुपये का अगर शेयर था, अगर आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की होती तो तकरीबन आपको 13,000 शेयर मिलते। 2024 में जबकि शेयर की प्राइस जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड करें तकरीबन 25.6 रुपये की है, तो शेयर्स जो आपने 13,000 लिए थे वो हो गए 58,092 शेयर्स आपके हो गए हैं। और आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी, जिस तरह मैंने पहले बताया कि नंबर ऑफ शेयर्स 2002, 3, 4 में 25%, 25%, 25%, तो आपके नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज होते जा रहे थे। और जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट जितने नंबर ऑफ शेयर थे और जितनी शेयर की प्राइस है वो 1 लाख से इंक्रीज होकर तकरीबन 15 लाख पे चली गई है।
और जो डिविडेंड दिए हैं इसने पिछले 20 साल के अंदर तकरीबन 4.5 लाख रुपए के तो डिविडेंड दिए हैं। और जो प्रॉफिटेबिलिटी में अगर मैं देखूं तो तकरीबन 18 लाख रुपए बनते हैं, जो कि कैगर की सूरत में 14.4% बनते हैं। तो वो मेरे भाई जो कि पहले के अंदर 30-40 रुपए का शेयर लेकर बैठे हुए थे पिछले 20 साल के अंदर, और वो सिर्फ शेयर की प्राइस को देख रहे हैं कि यार प्राइस तो उधर की है, उन लोगों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि शेयर की प्राइस सिर्फ आपको शेयर की प्राइस में अप्रिसिएशन में नहीं देती, आपको बोनसेस की सूरत में भी बेनिफिट है। मैंने एक वीडियो डिटेल के अंदर बोनस से आपको कैसे बेनिफिट कर सकते हैं आप ऊपर भी देख सकते हैं कि आपको समझ आनी चाहिए कि जब आप कैपिटल मार्केट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ आपने शेयर की प्राइस नहीं देखनी, ये भी देखना है कि वो बोनस कितने दे रही है, ये भी देखना है कि वो डिविडेंड कितना दे रही है। तो पिछले 20-22 साल में पेल के अंदर, हालांकि अभी भी कंपनी काफ़ी अपने 20s के अंदर है, लेकिन इसने अभी भी उन लोगों को बहुत बेनिफिट दिया जो कि 2002 में इन्वेस्टेड थे। अब एक और कंपनी जो ज़्यादा डिस्कस हुई थी वो थी PTCL, कि PTCL में हमने 20 साल पहले इन्वेस्ट किए, हमने इतने रुपए का शेयर किया, आज तक हमारे उस शेयर के ऊपर प्रॉफिट नहीं हुआ। तो आए देखते हैं कि PTCL की क्या प्रोग्रेस थी। 2002 के अंदर PTCL ने तकरीबन 68 बिलियन का रेवेन्यू दिया, जो कि 68 बिलियन बनता है। 2003 में 71 बिलियन पे गया, 2004 के अंदर 78 बिलियन पे गया। अगर मैं 2002 में देखूँ तो 151 बिलियन, 2023 में देखूँ तो 188 बिलियन का रेवेन्यू ये दे रही है। तो कॉन्टीन्यूसली हम देख रहे हैं कि PTCL की ग्रोथ इन रेवेन्यू कोई इतनी ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन फिर भी ग्रोथ कहीं नज़र आती है। लेकिन क्या ये ग्रोथ आपको प्रॉफिटेबिलिटी में नज़र आ रही है? सो लेट्स सी प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रॉफिटेबिलिटी में देखें तो PTCL ने तकरीबन 19,000 मिलियन का प्रॉफिट किया 2002 में, और 2002, 3, 4 से देखें तो तकरीबन ये प्रॉफिट 10,000 मिलियन ज़्यादा बढ़ गया, 19,000 से तकरीबन 29 मिलियन तक चला गया। लेकिन 2004 से अगर हम देखें तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी साल ब साल नीचे जाती गई, और 2008 में हमने देखा है कि इसने नेगेटिव में रिटर्न दिया। 2009 में देखें तो दोबारा ये प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आई, और फिर अगर हम क्वाइट रिसेंटली पिछले 2-3 साल में देखें तो 2021 में जहाँ 2,500 मिलियन का प्रॉफिट किया, तो उसके बाद भी ये लॉस मेक कर रही है। तो अगर एक चीज़ आप नोट करें, जहाँ पे 2021 में आपका रेवेन्यू तकरीबन 137 बिलियन पे गया, और अभी भी आपने 2021 के अंदर 2,500 मिलियन का प्रॉफिट किया, सो इसका मतलब है कि अभी तो आपने उस प्रॉफिटेबिलिटी को भी क्रॉस नहीं किया जो कि 2002 में आपने की थी, जो कि 19,000 मिलियन थी। और पिछले 2-3 साल में आपको इस कंपनी में लॉस भी देखने को मिला। अगर मैं इसके ऊपर डिविडेंड देखूं तो 2003-4 में जब ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, 3 रुपये का डिविडेंड, 4 रुपये का डिविडेंड, 5 रुपये का डिविडेंड, जो ही इनकी प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हुई 2 रुपये का डिविडेंड, फिर 5 रुपये का डिविडेंड, फिर कंसिस्टेंटली ये डिविडेंड कभी देते थे तो 2-2 रुपये का डिविडेंड देते थे। पिछले 3-4 साल में अगेन क्योंकि ये प्रॉफिट नहीं कर रहे तो इन्होंने डिविडेंड भी नहीं दिया। और अगर मैं शेयर की प्राइस देखूं, अगेन आपको रिलेट कर सकते हैं कि जब ये कंपनी प्रॉफिट कर रही थी तब ये कंपनी 19 रुपये से तकरीबन 65 रुपये पे गई। जो ही प्रॉफिटेबिलिटी नीचे गई तो 65 रुपये से फिर ये दोबारा 17 रुपये पे आ गई। और अभी क्यों इसकी स्टॉक की प्राइस स्ट्रगल कर रही है? क्योंकि ये प्रॉफिटेबिलिटी कर ही नहीं रही। 2021 के अंदर जो प्रॉफिट था वो अभी भी 2002 के प्रॉफिट से कम है, हालांकि रेवेन्यू आपका बहुत कई गुना बढ़ चुका है। और अभी क्वाइट रिसेंटली इन्होंने टेलीनॉर एक्वायर की, और अभी हमें ये भी न्यूज़ मिली कि इन्होंने अपने जो पैकेजेस हैं उसको भी इंक्रीज़ किया है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो रेवेन्यू का इंक्रीज़ आएगा, क्या ये प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट होता है? अगर तो होता है सो दिस कुड बी ए बाय इन फ्यूचर, कि प्रोवाइडेड कि ये ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को सही तरह देख रहे हैं। और अगर मैं सब चीज़ों को कंबाइन करूं तो अगेन क्लियर समझ आ जाती है पिक्चर के अंदर कि जब प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही थी, शेयर की प्राइस इंक्रीज़ हो रही थी, जो ही स्टॉक की प्राइस नीचे गई वो इसी वजह से गई क्योंकि इन्होंने लॉस किया। और जब फिर ये प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाना स्टार्ट हुए तो हम देख सकते हैं कि शेयर की प्राइस 18 रुपये से दोबारा 28 रुपये पे गई, और फिर जो ही प्रॉफिटेबिलिटी नीचे गई तो शेयर की प्राइस 28 रुपये से दोबारा 6 रुपये पे आ गई है। और अभी जैसे मैंने क्वाइट रिसेंटली बुलाया है कि इनका रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है, इन्होंने टेलीनॉर को भी एक्वायर किया है, उसका भी रेवेन्यू का इसके अंदर आएगा। तो होपफुली अगर ये प्रॉफिट करती है तो फिर आप इस कंपनी को देख सकते हैं कि क्या ये ऐसी कंपनी है जिस पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आपने PTCL में पिछले 22 साल में इन्वेस्ट किया होता, जब इसकी शेयर की प्राइस 20 रुपये थी तो आपको 5,000 शेयर मिले होते, जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट थी आपकी ₹1,00,000। 2024 के अंदर शेयर की प्राइस तकरीबन 13 रुपये की है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट नीचे गई है 62,000 पे, लेकिन इस कंपनी ने भी डिविडेंड इतना दिया है
जिसकी वजह से टोटल प्रॉफिटेबिलिटी में आपको 1,41,000 रुपये का प्रॉफिट नज़र आ रहा है, जो कि 4% कैगर के अंदर आपको नज़र आता है। और ये चीज़ देखने का ये भी मकसद है कि इवन वो कंपनी जो कि लॉस कर रही है और रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को कन्वर्ट नहीं कर रही, लॉन्ग टर्म में भी वो कैश से बेहतर है। कि अगर यही चीज़ आपने कैश में बैंक में रखी होती तो आपका पैसा तो बैंक में लाख रुपए ही होता, लेकिन कंपनी पे इन्वेस्टेड था तो शायद 1,40,000 में कोई तो बेनिफिट मिला आपको। अब ये तो वो कंपनी से जिस पे नज़र आ रहा है कि आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, लेकिन समहाउ प्रॉफिटेबिलिटी पे नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से शेयर की प्राइस में भी आपको कोई इंप्रूवमेंट होती हुई नज़र नहीं आ रही। एक ऐसा शेयर है जिसमें हर वीडियो के नीचे मुझे लोग कहते हैं कि अगर आपने 5 साल 10 साल पहले हैस्को लिया होता तो आज आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न क्या होता। तो पहले तो मैं लोगों को ये दिखाना चाहूँ कि जो डाटा हम देख रहे हैं, क्या आप लोग हैस्कोल कभी लेते इस डाटा को देखकर? तो आए देखते हैं हैस्कोल। हैस्कोल स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुई है 2012 के अंदर। जिस साल पे वो लिस्ट हुई है उस साल में उसका रेवेन्यू था तकरीबन 26 बिलियन। अगले साल में वो इंक्रीज होके तकरीबन 100% इंक्रीज हमने देखा, जबकि हो गया 50 बिलियन। फिर हमने देखा 85 बिलियन, थोड़ा सा फिर हमने रेवेन्यू नीचे देखा 76 बिलियन। लेकिन 2018 तक इस कंपनी ने 234 बिलियन तक का रेवेन्यू किया है। और 2019-20 में हमने इस डिक्लाइन देखी है और 2023 में अगेन हमने एप्रिसिएशन देखी है रेवेन्यू के अंदर। अब 164 बिलियन का रेवेन्यू कर रही है। लेकिन रेवेन्यू को नहीं देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि प्रॉफिटेबिलिटी भी कर रही है कि नहीं कर रही। उसके लिए हम जाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के चार्ट के ऊपर। जब 2002 में ये 25 बिलियन का रेवेन्यू कर रही थी तो 218 मिलियन का इन्होंने किया प्रॉफिट। फिर वो डबल होके तकरीबन 400 मिलियन पे चला गया 2013 के अंदर। फिर वो हमने 50% इंक्रीज देखा और 640 मिलियन पे गया 2014 के अंदर। फिर 2015 में 1000 मिलियन को इंक्रीज कर गया। 2016-17 तक ये कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी कर रही थी। 2018 में पहली दफ़ा हमने लॉस देखा नेगेटिव 218 मिलियन का, और तब से ये कंपनी लॉस कर रही है 2023 तक। और ये कंपनी लास्ट टाइम सिर्फ 2017 में प्रॉफिटेबिलिटी में नज़र आई है। और अगर मैं इसकी डिविडेंड की हिस्ट्री देखूं, जब ये 2013-14 में अच्छा खासा बिजनेस कर रही थी तो इन्होंने 3 रुपये का डिविडेंड दिया, 11% का बोनस, 5 रुपये का डिविडेंड दिया, 20% का बोनस, 7 रुपये का डिविडेंड दिया 2017 के अंदर, 16 के अंदर, 2017 में फिर 7 रुपये का डिविडेंड दिया, 2018 में इस कंपनी ने 35% का बोनस दिया और 4 रुपये का डिविडेंड। और हैरान कौन बात है, ये उस वक्त डिविडेंड और बोनस दे रहे थे जबकि ये उस साल के अंदर लॉस कर रहे थे। 2018 में इन्होंने 218 मिलियन का लॉस किया। 2014 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी 74 रुपये के ऊपर। जब इनका रेवेन्यू प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा था तो 144 रुपये पे गई। फिर जब प्रॉफिट बहुत इंक्रीज हुआ तो 338 पे भी गई। और फिर जब रेवेन्यू हमने डिक्लाइन देखा वो तब देखा जब प्रॉफिटेबिलिटी नीचे गई। और जब ये नेगेटिव अर्निंग शो कराना स्टार्ट हुई तो ये कंपनी तकरीबन 27 रुपये, फिर 15 रुपये, फिर 6 रुपये, फिर 6 रुपये, और अभी क्वाइट रिसेंटली 7 और 8 की रेंज में ये ट्रेड हो रही है। अगर मैं इन सबको कोरिलेट करूं तो आप देख सकते हैं कि 2014 में जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी उसके बाद से इसका शेयर की प्राइस क्यों ऊपर जा रही थी, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ऊपर जा रहे थे। और जो ही 2018 में इसने पहली दफ़ा लॉस बुक किया तो हमने देखा इसकी शेयर की प्राइस 247 से एकदम 148, और 148 से दोबारा 27 रुपये, 15 रुपये, 6 रुपये पे तब गई, जबकि कॉन्टीन्यूसली पिछले 3-4 साल में ये लॉस कर रही है। और अगर मैं इसका ROI देखूं, 2014 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी तो तकरीबन 75 रुपये की थी। आपको कितने नंबर ऑफ शेयर्स मिलते? 101,333। और अगर आज हम देखें शेयर की प्राइस है 6.25, और क्योंकि इसने बोनस भी दिए हैं तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर तकरीबन ज़्यादा हो गए हैं। अगर आप टोटल इन्वेस्टमेंट देखें, जो लाख रुपए की आपने की थी वो 15,000 रुपये रह गई है। डिविडेंड देने के बावजूद ये 42,000 रुपये की इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है सिर्फ आपकी रह गई है, जो कि तकरीबन नेगेटिव के ऊपर आपकी जा रही है। तो यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि मैं क्यों ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करूँगा जो कि प्रॉफिट ही नहीं कर पा रही। हम लोग उस कंपनी पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कि वो लॉस से प्रॉफिट में जल्दी आ जाएगी, तो हम गैम्बलिंग कर रहे हैं। हम उस कंपनीज पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते जो कि ऑलरेडी प्रॉफिट बड़े कंटिन्यूस तरीके से बना रही है। हमारे लिए शेयर की प्राइस की बहुत वैल्यू है कि ये एक टाइम पे 400 रुपये का था, अब 6 रुपये का हो गया। सोचो अगर ये 12 का हो गया तो मेरे तो पैसे डबल हो जाएंगे। भाई कैसे हो जाएंगे पैसे डबल जबकि कंपनी लॉस पे लॉस करती जा रही है पिछले 3-4 साल में। तो यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ आपने शेयर की प्राइस नहीं देखनी,
कंपनी रेवेन्यू ग्रो कर रही है, क्या कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी कर रही है। अगर तो ये दोनों चीज़ें कर रही हैं तो फिर आपको शेयर की प्राइस पे भी इसका वैल्यू रिटर्न नज़र आएगा। अब एक ऐसी कंपनी है जो कि रेवेन्यू में भी इंक्रीज दिखा रही है, प्रॉफिटेबिलिटी में भी इंक्रीज दिखा रही है, लेकिन उसकी शेयर की प्राइस नीचे जा रही है। उस कंपनी का नाम क्या है? OGDC। तो आए OGDC को देखते हैं कि OGDC में क्या ऐसा मसला है कि उसकी शेयर की प्राइस इंक्रीज नहीं हो रही, हालांकि रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ऊपर जा रहे हैं। OGDC को अगर हम देखें तो तकरीबन 2002 में 46 बिलियन का ये रेवेन्यू कर रहे थे, और अगर आप पिछले 20-22 साल में तकरीबन 2013 तक देखें तो 257 बिलियन तक ये इनका रेवेन्यू इंक्रीज आया है। फिर उसके बाद रेवेन्यू में तो डिक्रीज देखा है, लेकिन अभी अगर हम देखें तो 413 बिलियन का इनका रेवेन्यू है, जो कि टॉप लाइन 2002 से देखें तो तकरीबन 10 गुना बढ़ चुका है। और अगर मैं इसके प्रॉफिटेबिलिटी पे जाऊं, प्रॉफिटेबिलिटी भी कोई बुरी नहीं है। आप देख सकते हैं कि 20,000 मिलियन यानी तकरीबन 20 बिलियन का प्रॉफिट इन्होंने 2003 में किया, जो कि तकरीबन 123 बिलियन पे 2024 में पहुंचा। और अगर आप अभी भी देखें तो तकरीबन 224 बिलियन का ये प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आप इसका डिविडेंड देते कंसिस्टेंटली, ये 2004 में 4 रुपये का डिविडेंड, 7.5 रुपये का डिविडेंड, 9 रुपये का डिविडेंड, 9 रुपये का डिविडेंड, और ये कंटिन्यूसली अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी पीछे देखें कि जब ये 32 बिलियन का प्रॉफिट कर रही थी तो 2005 में 7.5 रुपये का इन्होंने डिविडेंड दिया, और जब ये तकरीबन 224 बिलियन का प्रॉफिट कर रही है, ये तो डिविडेंड भी इनका आधा हो गया है, 4.5 रुपये का सिर्फ डिविडेंड दे रही है। तो ऐसा क्या हुआ इस कंपनी के अंदर जब ये प्रॉफिटेबिलिटी भी कर रही है लेकिन ये डिविडेंड भी नहीं दे पा रही? तो वो मैं जाके आगे डिस्कस करूंगा। अभी हम ये देखते हैं कि इसकी शेयर की प्राइस की क्या थी। शेयर की प्राइस जब 75 रुपये की थी, और फिर हम देख सकते हैं कि शेयर की प्राइस 276 रुपये भी की है 2013 के अंदर, और 2013 से अभी तक जैसे हमने देखा प्रॉफिटेबिलिटी और शेयर का रेवेन्यू दोनों इंक्रीज हुए हैं, लेकिन शेयर की प्राइस तो नीचे जा रही है। अब इसकी क्या रीज़न है ना कि ये 276 रुपये की जो प्राइस थी 2023 के क्लोजिंग पे 112 पे चली गई, और आजकल भी 130-135 के अराउंड है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि फाइनेंस को समझने के लिए आपके लिए इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब ये है कि ये वो सारे पैसे हैं जो इनको रिसीव होने हैं और अभी तक इनके कैश में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी कंपनी का 1 करोड़ रुपये का प्रॉफिट है, जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में वो डिक्लेयर कर रही है, लेकिन 70 लाख रुपया तो उसको किसी और कंपनी ने देना है जिसने अभी तक दिया नहीं है। प्रॉफिट में आपको नज़र तो आ गया 1 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, लेकिन जब तक वो 70 लाख रुपये आपको मिलेगा नहीं, आपका कैश में कन्वर्टेड नज़र नहीं आएगा। सेम यही प्रॉब्लम है OGDC का। हिस्टोरिकली हम देख सकते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल 2003 के अंदर तकरीबन 13 बिलियन पे था, जो कि 2012 में तकरीबन 138 बिलियन पे गया, और अब 2020, 21, 22, 23 में आप देखें तो तकरीबन 576 बिलियन पे इनका ट्रेड रिसीवेबल चला गया है 2023 तक। तो आप पिछले देख रहे हैं, पिछले 4-5 साल में इनका प्रॉफिट जो कि नज़र तो आ रहा है, लेकिन क्योंकि ये किसी और ने इनको पैसे देने हैं, वो कहीं ना कहीं इनकी कैश कन्वर्जन में नहीं नज़र आ रहा। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से जो डिविडेंड ये लोग दे रहे हैं 2 रुपये, 2.5 रुपये, 3.5 रुपये या 4 रुपये, वो 2002 से भी नीचे है, तकरीबन 50% डिविडेंड दे रहे हैं, क्योंकि इनका सारा पैसा किसी और ने देना है। और अगर मैं इसको सारों को रेवेन्यू के साथ देखूं कि जब 2003 के अंदर ये 46 बिलियन का रेवेन्यू करते थे तो तकरीबन 13 बिलियन इनका रिसीवेबल होता था। आज इन्होंने रेवेन्यू किया है 413 बिलियन का, लेकिन इनका रिसीवेबल जो पाइलअप हो गया वो 576 बिलियन पे चला गया है। इसका मतलब है जितना ये रेवेन्यू कर रहे हैं उससे ज़्यादा लोगों ने इनका देना है, और यही रीज़न है जिसकी वजह से आप इसकी शेयर की प्राइस में डिक्लाइन भी देख रहे हैं। जब जब इसकी रेवेन्यू ट्रेड रिसीवेबल ऊपर जाता गया, इसकी शेयर की प्राइस हमें नीचे जाते हुए नज़र आना स्टार्ट हो गई थी। अभी भी अगर इनको सारा ट्रेड रिसीवेबल इनको अगर कैश की सूरत में मिल जाता है तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा OGDCL के अंदर कि इनकी जो शेयर की प्राइस है शायद इससे ज़्यादा की वैल्यू का इनका डिविडेंड ड्यू है, क्योंकि दूसरी पार्टीज़ ने इनका पैसा देना है। और अगर मैं ROI के पर्सपेक्टिव से देखूं तो 2002 में OGDCL की प्राइस 60 रुपये की थी। आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स बनते हैं 1670 तकरीबन, और 2024 में जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं शेयर की प्राइस है तकरीबन 132 रुपया। शेयर की नंबर ऑफ शेयर्स उतने ही हैं, लेकिन क्योंकि शेयर की प्राइस इंक्रीज हुई है तो आप देख सकते हैं आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट अब होगी है 2,21,000 रुपया, और तकरीबन 2.5 लाख रुपए का तो इन्होंने डिविडेंड दिया हुआ है।
जो कि ट्रांसलेट होता है तकरीबन 3,80,000 रुपये के प्रॉफिट के ऊपर, जो कि कैगर की सूरत में अभी भी कंपैरेटिवली बहुत कम है, क्योंकि आपकी इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ चुकी है और उस लिहाज से OGDC ने उतना रिटर्न आपको नहीं दिया। अब मंसूर भाई के पॉडकास्ट में मैंने एक एग्जांपल दी थी नेशनल फूड की, तो आए मैं आपको बताता हूँ कि नेशनल फूड किस तरह अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट और डिविडेंड कैसे दे रही है और क्यों नेशनल फूड ने पिछले 20 साल में लोगों को प्रॉफिट दिया। अब नेशनल फूड का डाटा हमारे पास 2009 से अवेलेबल है। अगर 2009 में देखें तो तकरीबन 3.7 बिलियन का रेवेन्यू इन्होंने किया, फिर 4.5 बिलियन पे गए और करते करते अगर आप इनके पिछले 20 साल में या 15 साल का डाटा अगर आप देखें जो नज़र आ रहा है 3.3 बिलियन से अब इनका 64 बिलियन के ऊपर रेवेन्यू चला गया है, मतलब कि 20x से भी ज़्यादा इन्होंने रेवेन्यू किया है। और अगर मैं इनकी प्रॉफिटेबिलिटी देखूं 2002 में 140 मिलियन की प्रॉफिटेबिलिटी थी, 2012 के अंदर तकरीबन 580 मिलियन की प्रॉफिटेबिलिटी थी, और अगर मैं 2023 में देखूं तो 3.2 बिलियन की प्रॉफिटेबिलिटी है। तो क्लियरली हमें नज़र आ रहा है जब जब इनका रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है इन्होंने अपना प्रॉफिट में भी इसको कन्वर्ट किया है। और अगर मैं इसके डिविडेंड और बोनसेस के ऊपर देखूं 2009 में इन्होंने 25% का बोनस दिया, 2010 में 1 रुपये का डिविडेंड, 3 रुपये का डिविडेंड, 6 रुपये का डिविडेंड, इसी तरह 2018 में 20% का बोनस और 4 रुपये का डिविडेंड, 20% का बोनस 2019 में और 4 रुपये का डिविडेंड, अगेन 25% का बोनस 2020 में और 5 रुपये का डिविडेंड, और पिछले 2 साल के अंदर 5 रुपये का डिविडेंड और 2023 में अगेन 3 रुपये का डिविडेंड। और अगर मैं शेयर की प्राइस देखूं जब जब इनकी शेयर की प्राइस प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह इंक्रीज हो रही थी तो 440 रुपये तक भी इनका शेयर गया। अब ये जो शेयर की प्राइस आप नीचे देख रहे हैं सिर्फ इसमें ये ना देखें कि इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट नहीं आया था, इन्होंने बहुत ज़्यादा बोनसेस दिए हैं 2018, 19, 20 के बाद, और वो हमें नज़र भी आ रहा है कि जो शेयर की प्राइस नीचे गई है उस पर नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज़्यादा आपको मिल गए थे। और अगर मैं सिर्फ इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखूँ इसके रेवेन्यू के साथ तो आप देख सकते हैं 2011-12 के बाद इसकी शेयर की प्राइस 440 पे भी गई है, लेकिन क्योंकि ये प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू दोनों इंक्रीज कर रही थी और बोनसेस और डिविडेंड साथ साथ दे रही थी, तो क्वाइट रिसेंटली आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई के ऊपर इनका रेवेन्यू है और ऑल टाइम हाई के ऊपर ही इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। और अगर मैं 2002 से देखूं, 2 के मैंने डाटा 2009 से दिखाया है, लेकिन 2002 में शेयर की प्राइस तकरीबन 80 रुपये थी और आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिलते 1200 शेयर्स नेशनल फूड्स के, जो इन्वेस्टमेंट थी आपकी 1 लाख रुपए की। और अगर 2024 में देखूं तो शेयर की प्राइस जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तकरीबन 193 रुपीज़ की हो गई है, और नंबर ऑफ शेयर्स के इतने बोनसेस इन्होंने दिए हैं कि वो 1200 से इंक्रीज होकर बन गए हैं 33,000, और इसकी टोटल रिटर्न तकरीबन 65 लाख रुपए का तो आपको रिटर्न है नेशनल फूड्स के अंदर। और डिविडेंड जो इन्होंने दिए हैं तकरीबन 12 लाख रुपए का डिविडेंड दिया है, जो कि ट्रांसलेट होता है 76 लाख रुपए के प्रॉफिट के ऊपर, और कैगर की सूरत में ये तकरीबन 22% का रिटर्न है पर एनम। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं देता था कोलगेट की। कोलगेट को मैं दिखाता हूं कि वो उन्होंने कैसे रेवेन्यू किया, कैसे प्रॉफिट किया, किस तरह डिविडेंड दिए और शेयर की प्राइस कैसे कोरिलेट करती है उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ। कोलगेट की भी एग्जांपल में देखें, तकरीबन 2002 में 2 बिलियन का रेवेन्यू करी थी, जो कि 2.5 बिलियन में कन्वर्ट की 2003 में, और कॉन्टीन्यूसली पिछले 22 साल के अंदर आप देखें इनका रेवेन्यू पिछले साल से हमेशा ज़्यादा रहा है। 2022 के अंदर तकरीबन 62 बिलियन पे था, 2023 के अंदर 91 बिलियन पे इनका रेवेन्यू चला गया है। और अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं 121 मिलियन का प्रॉफिट था, और अगर मैं 2023 के प्रॉफिट करूं तो 10 बिलियन पे इनका प्रॉफिट चला गया है। और अगर मैं इनके डिविडेंड और बोनस की बात करूं तो कोई ऐसा साल नहीं था जिस साल में कोलगेट ने कोई डिविडेंड या बोनस ना दिया हो। 5 रुपये का डिविडेंड, 7 रुपये का डिविडेंड, 10 रुपये का डिविडेंड कॉन्टीन्यूसली। अगर मैं आगे जाऊं तकरीबन 2022 में जहां पे ये 2 रुपये 5 रुपये का डिविडेंड देते थे, 53 रुपीज़ का डिविडेंड और 15% का बोनस, 65 रुपये का डिविडेंड और 145% का बोनस। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 1000 शेयर थे तो तकरीबन 1400 शेयर्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे और उन 1000 के ऊपर भी आपको 65,000 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। और अगर आपकी शेयर की प्राइस देखे पिछले 22 साल के अंदर इंक्रीज ही होती हुई नजर आई है। इवन जब इसने 140% का बोनस दिया है तो वो बोनस की वजह से आपकी शेयर की प्राइस तो डिप नजर आ रही है। अगर वैल्यू टर्म्स में देखा जाए तो अभी भी 1500 रुपया इतनी नीचे नहीं गई है, क्योंकि आप ये समझें कि इसमें 1400% और इंक्रीज करें तो तकरीबन 3000 रुपये की ऊपर की प्राइस बनती है अगर आप इसमें बोनस भी इंक्लूड कर दें। और अगर मैं इन तीनों चीज़ों को कोरिलेट कर दूं तो आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है तो शेयर की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है,
जब इन्होंने डिविडेंड बोनसेस देना स्टार्ट किए कि शेयर की प्राइस नीचे जो जाती हुई नज़र आई है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि इनका प्रॉफिट ऑल टाइम हाई के ऊपर है, इनका रेवेन्यू ऑल टाइम हाई के ऊपर है। और यही रीज़न है कि अगर आप इनकी ROI को देखें कि जब ये 2002 के अंदर 63 रुपये का शेयर था तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स थे 1500 सिर्फ, तकरीबन 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी जो कि 2024 के अंदर, अब जबकि इसकी शेयर की प्राइस तकरीबन 1200 रुपये के ऊपर है, आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स 1500 से इंक्रीज होकर हो गए 31,000। आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख से इंक्रीज होकर हो गई है 3.7 करोड़। और आपको जो डिविडेंड मिला है वो तकरीबन 43 लाख रुपए का जो डिविडेंड मिलता है, जो कि टोटल प्रॉफिट तकरीबन 4.1 करोड़ रुपए का बनता है। और कैगर की टर्म्स में ये 32% सालाना का आपका रिटर्न है। 9% की इन्फ्लेशन और 32% का सालाना का रिटर्न। सिर्फ आपने क्या करना था, एक ऐसी कंपनी को ऐसे टाइम पे बाय करना था जो कि ग्रोइंग की, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, जो कि कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको डिविडेंड और बोनसेस दे रही है। कितना मुश्किल काम है ये आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ पे हमें ये समझ आता है, मैंने सारी एग्जांपल देने का मकसद क्या था कि एक अच्छी कंपनी और एक बुरी कंपनी में डिफरेंस करने के लिए आपको वो चीज़ देखनी चाहिए जिसकी वजह से शेयर की प्राइस ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास वो फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है कि जो आपको इन्वेस्टमेंट में हेल्प करे, तो आपको बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें ये लगता है क्योंकि हमारे पास पैसे आ गए हैं तो अब हम इन्वेस्ट कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कोई गैम्बलिंग नहीं है, ये कोई सट्टा नहीं है। कंपनीज वाले बहुत मेहनत करते हैं अपना रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए। मैं और आप ही हैं जो कि कोलगेट या नेशनल फूड्स के प्रोडक्ट लेते हैं, वो ट्रांसलेट होती है बिजनेस में, वो ट्रांसलेट होती है रेवेन्यू में, रेवेन्यू में वो अपने एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, वो ट्रांसलेट होती है प्रॉफिटेबिलिटी में, प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ परसेंटेज आपको बोनस की या शेयर की सूरत में एज ए शेयर होल्डर मिलता है। इसीलिए जिस बिजनेसेस के साथ आप डेली बेसिस पे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, शायद वही पोटेंशियल ऐसा बिजनेस है जिसको आपको देखना चाहिए कि क्या ये रेवेन्यू बना रही है, क्या ये प्रॉफिट कर रही है। अगर कर रही है तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे ये समझाना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी ज़्यादा लोग जो मैंने देखे हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करके बैठे होते हैं और सिर्फ ये रीज़न होती है कि वो शेयर की प्राइस को देख रहे होते हैं और फिर वो आके शिकायत कर रहे होते हैं, यार स्टॉक मार्केट पे तो गैम्बलिंग ही होती है, स्टॉक मार्केट पे तो पैसा बनता नहीं है। भाई वो पैसा कैसे बनेगा ना, आपने आंखें बंद करके अगर PIA का शेयर लिया हुआ है और न्यूज़ में आपको नज़र भी आ रहा है कि PIA इतना लॉस कर रही है, तो आपका पैसा कैसे इंक्रीज होगा। दोबारा मैं समराइज कर दूं, जब मैं मंसूर भाई के शो में गया था तो तब मैंने ज़्यादा फोकस इसी बात पे किया था कि आपको नॉलेज की बहुत अहमियत है। स्टॉक मार्केट पे अगर आपके पास राइट फाइनेंशियल नॉलेज है, बहुत पैसे बना सकते हैं आप। लेकिन अगर आपने आंखें बंद करके कोई भी कंपनी जो कि ऊपर जा रही है ये नीचे जा रही है, बगैर किसी रिसर्च के अगर आप चले गए हैं तो बहुत मुश्किल काम है आप उससे पैसे बना सके। स्टॉक मार्केट पिछले 1 साल में 40,000 से 80,000 क्रॉस कर गई है। आप में से कितने ज़्यादा लोग हैं जो कि अभी भी कह रहे हैं कि यार मेरे पोर्टफोलियो में तो रिटर्न नज़र नहीं आ रहा। भाई कैसे आएगा रिटर्न ना, क्वालिटी कंपनी सारी ऊपर चली गई है। आपने वो उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है जिस पे आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये किसी ज़माने में 150 रुपये की थी, अब 6 रुपये की है, ये कहीं ना कहीं 10 पे चली गई तो मेरा 100% का प्रॉफिट हो गया। स्टॉक मार्केट 100% का रिटर्न देगी, आपके पोर्टफोलियो में ज़रा हरकत नहीं हुई। तो यहाँ पे मैं ये बताना लाजमी समझूंगा उन लोगों को जो पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं। 2 तरीके हैं जिस तरह आप सीख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न कैसे मिलेगा। छोटे से कैपिटल से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें और ख़ुद ही आप 2-3 साल में कभी गिरेंगे, फिर खड़े हो जाएंगे, फिर गिरेंगे, फिर खड़े हो जाएंगे। आपको 3-4 साल में ये समझ आ जाएगी मुझे ये नहीं करना चाहिए था और मुझे ये करना चाहिए था। या फिर यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा सरमाया की ट्रेनिंग्स। पिछले 2-2.5 साल में मैंने देखा है कि वो सारे लोग जो कि इवन स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट भी कर रहे थे, वो सारे लैग कर रहे थे फाइनेंशियल नॉलेज पे। हमने बहुत ही क्रिस्प करके 3 से 4 महीने में ऐसा कंटेंट बनाया जो कि हमें लगता है कि आपकी ज़िंदगी चेंज कर देगा। काफ़ी ज़्यादा लोग इसको कहते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव ट्रेनिंग है। जब तक वो ट्रेनिंग लेते नहीं है तब तक उनको एक्सपेंसिव नज़र आती है, लेकिन जब वो ट्रेनिंग ले लेते हैं और उसकी वैल्यू समझ आती है तो स्टॉक मार्केट से ही आपको 3 से 6 महीने में वो पूरी की पूरी ट्रेनिंग की कॉस्ट रिकवर करने का एक भरपूर मौका मिलेगा। और मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ कि वो सब लोग जिन्होंने स्टॉक मार्केट पे लॉसेस किए हुए हैं, अगर आपके लॉसेस हमारी ट्रेनिंग की कॉस्ट से ज़्यादा है तो बिल्कुल आप हमारी ट्रेनिंग ना लें। लेकिन अगर आपके लॉसेस हमारी ट्रेनिंग की कॉस्ट से ज़्यादा है तो 2 मिनट के लिए सोचें कि ये सारे लॉसेस जो आप बर्दाश्त कर रहे हैं और इतनी बड़ी टेंशन आप पिछले 10 साल, 5 साल, 3 साल से ले ही जा रहे हैं, क्या उस टाइम की, उस मेंटल की, स्ट्रेस की, क्या आपको ये वैल्यू समझ नहीं आती है कि आपको अपनी ज़ात पे इन्वेस्ट करना है। पैसा ज़रूरी नहीं है, आपकी अपनी स्किल बहुत ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट पे ये चीज़ बहुत काम आती है।
कि जब स्टॉक की प्राइस ऊपर जा रही हो तो 20% के प्रॉफिट को बुक नहीं करना, इसकी तो वैल्यू बहुत ऊपर है, पता होनी चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या है। वो कब आपको पता चलेगी, जब आप सही तरीके से समझेंगे कि कंपनीज को आपने जज कैसे करना है कि एक अच्छी कंपनी क्या है और बुरी कंपनी क्या है। अब सारे लोग मैं देखा हूँ क्रिप्टो के ऊपर इन्वेस्टेड है, जब डंप आता है एकदम हमें सारी नज़र आती है कि भाई ये लॉसेज हो गए, लॉसेज हो गए, लॉसेज हो गए। कोई बंदा भी अपने स्केल के ऊपर फोकस नहीं कर रहा कि इन सब एसेट क्लासेस में जिस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग स्केल तरीके से जाते हैं तो ज़्यादा पैसे करते हैं। तो मैं अगेन यहाँ सबको यही कहूँगा, अगर आप लोग सिर्फ पैसा लेकर स्टॉक मार्केट पे आ रहे हैं और विदाउट एनी फाइनेंशियल नॉलेज आ रहे हैं, प्लीज़ डोंट इन्वेस्ट। स्टॉक मार्केट आप लोगों के लिए नहीं है। सिर्फ पैसा कमा के आना इज़ नॉट द राइट स्किल। हाँ, अगर आप सही मार्केट की इंफॉर्मेशन, नॉलेज, फाइनेंशियल नॉलेज लेकर आ रहे हैं, इससे बेहतरीन कोई भी प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा जो कि पैसिवली आपका पैसा इतना बढ़ा दे कि शायद 5 से 10 साल बाद आपकी प्राइमरी डिपेंडेंसी आपके जॉब के ऊपर कम हो जाए। तो मैं अगेन रिकमेंड करूंगा सरमाया की ट्रेनिंग्स। हमने तकरीबन जितने लोगों को ट्रेनिंग दी है, सबके रिव्यूज़ हमने ट्रस्ट वैलेट पे पब्लिक किए हैं। आप किसी भी की स्टोरी पकड़ेंगे तो शायद आपको अपनी स्टोरी को रिलेट कर सकेंगे, और जब आप ट्रेनिंग करेंगे फिर आपको समझ आएगी कि इस ट्रेनिंग की कॉस्ट शायद कुछ भी नहीं है। सो अगर आपके पास सिर्फ पैसे हैं और राइट फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, सो प्लीज़ डोंट इन्वेस्ट।